Hello everyone. Uh, today's date is 22nd जनवरी और 22nd जनवरी का हम प्रेस रिलीज डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए गवर्नमेंट टू प्रमोट ड्रोन यूज़ इन एग्रीकल्चर, financial support being extended under submission on agriculture mechanization। ओके, तो यहाँ देखते हैं ये न्यूज़ क्या है। गवर्नमेंट टू प्रमोट ड्रोन यूज़ इन एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल सपोर्ट बीइंग एक्सटेंडेड अंडर सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में ड्रोन का यूज़ करने के लिए प्रमोट करने का फैसला किया है। ठीक है, कि एग्रीकल्चर में ड्रोन का यूज किया जा सके। अब देखिए एग्रीकल्चर में ड्रोन का यूज़ किन चीज़ों के लिए किया जा सकता है। जैसे कि ड्रोन का यूज़ करके हम वाटर स्प्रेड कर सकते हैं, सीड को डाल सकते हैं। ठीक है, फील्ड का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कई तरह के और भी अदर एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। तो ड्रोन एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मैनलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें मैन का उपयोग नहीं होता है और प्रिसाइज वे में हम चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, प्रिसाइज एग्रीकल्चर में इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है ड्रोन का। ओके, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने गाइडलाइन इशू किया है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को कैसे एफोर्डेबल बनाया जाए स्टेक होल्डर्स के लिए। ठीक है, जो भी इस सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी बेनिफिशरीज हैं, उनके लिए ये टेक्नोलॉजी कैसे एफोर्डेबल बनाया जाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी है अभी, और इस टेक्नोलॉजी को कैसे एफोर्डेबल बनाया जाए इसके लिए गाइडलाइन दिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, और ये जो ड्रोन्स का यूज़ है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का जो प्रमोशन किया जा रहा है, ये किस स्कीम के अंदर किया जा रहा है। ये स्कीम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, समाम। ठीक है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। क्यों एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन? ये मिशन क्या है? एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करना। क्यों? कि इंडिया में प्रोडक्टिविटी की काफ़ी कमी है और उसका सबसे बड़ा रीज़न है ड्यू टू लैक ऑफ मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर। यानी जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है अभी भी ट्रेडिशनल वे में किया जा रहा है। ठीक है, मशीन्स का बहुत ही कम उपयोग किया जा रहा है। वहीं हम अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर अमेरिका में देखें खासकर, तो आप वहाँ की प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई है एग्रीकल्चर की। ठीक है, वहाँ लैंड कम है, एग्रीकल्चर लैंड, बट प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि वहाँ पे जो फार्मिंग है वो मैकेनाइज्ड है। ठीक है, वहाँ मशीनों का उपयोग किया जाता है। देखिए मशीनों के उपयोग से क्या होता है कि जो हम इनपुट्स यूज करेंगे वो प्रेसाइज वे में करेंगे। ठीक है, जो इनपुट यूज करेंगे वो प्रेसाइज वे में करेंगे। प्रेसाइज वे का मतलब जितना उन्हें ज़रूरत है, न ज़्यादा न कम। प्रेसाइज वे में हम इनपुट्स डालेंगे और उससे क्या होगा, आउटपुट जो एवरेज यील्ड है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे वाटर है तो जितना ज़रूरत है उतना ही हमें डालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। ठीक है, उसी तरह सीड्स है तो जितना ज़रूरत है उस तरह से डालना है। खासकर फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर्स अगर ज़्यादा भी यूज़ करते हैं तो वो भी बेनिफिशियल नहीं होगा प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एक स्कीम है जो एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन को प्रमोट करता है, यानी कि प्रिसाइज फार्मिंग को प्रमोट करता है। प्रिसाइज फार्मिंग क्या होता है? प्रिसाइज फार्मिंग इज द टेक्निक ऑफ फार्मिंग इन विच द इनपुट्स आर यूज इन प्रिसाइज वे। प्रिसाइज वे मतलब जितना ज़रूरत है, न ज़्यादा न कम, टू इनहेंस द एवरेज यील्ड। एवरेज यील्ड को बढ़ाने के लिए हम प्रिसाइज फार्मिंग लेकर आए हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैकेनाइजेशन, और उसी के लिए गवर्नमेंट ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन लाया था। और यहाँ भी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है वो भी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत ही किया जा रहा है। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को अमेंड किया है और अमेंड करके उसमें
100% जो ड्रोन का जो कॉस्ट होगा या 100% उस ड्रोन का कॉस्ट या फिर 10 लाख जो भी कम होगा वो ग्रांट्स किया जाएगा किसको, ठीक है। 100% ऑफ द एग्रीकल्चर कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर जोन, यानी एग्रीकल्चर जोन का जो भी प्राइस है उसका 100% या फिर 10 लाख जो भी कम होगा उसे ग्रांट्स किया जाएगा। किसे ग्रांट किया जाएगा, किस लिए ग्रांट किया जाएगा, ताकि ड्रोन्स को खरीदा जा सके, ठीक है, ड्रोन को परचेज किया जा सके। इनके द्वारा फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये इंस्टीट्यूट क्या करता है, ये फार्म मशीनरी में ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है या फिर टेस्टिंग करता है, मतलब रिसर्च करता है मशीनरी में कि कैसे मशीनों का उपयोग करके फार्मिंग को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए, ठीक है। तो ये फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट या फिर ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर के फील्ड में। एंड कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, ये कृषि विज्ञान केंद्र होता है। एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि बिहार में पूषा यूनिवर्सिटी है, आप समस्तीपुर में देखेंगे पूषा यूनिवर्सिटी है। तो इन सारे इंस्टीट्यूशन को जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो 100% ग्रांट देगी ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए, ठीक है, खरीदने के लिए, ठीक है। किस मिशन के अंदर, सम मिशन और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंदर। और साथ ही साथ जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें भी 70% ऑफ द जो कॉस्ट होगा एग्रीकल्चर ड्रोन का ग्रांट पे देगी, ग्रांट देगी। ग्रांट मतलब ग्रांट और लोन में ये अंतर है कि लोन में आपको इंटरेस्ट लगता है, आपको पैसा चुकाना होता है, लेकिन ग्रांट में वो पैसे आपको चुकाने नहीं होते, वो ग्रांट्स के रूप में दिया जाता है, अनुदान के रूप में दिया जाता है, ठीक है। और ये जो फाइनेंशियल जो ग्रांट्स दिया जा रहा है इन इंस्टीट्यूशन को और फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को परचेज कर सके और उस टेक्नोलॉजी को फार्मर फील्ड में डेमोन्स्ट्रेशन कर सके, दे सके। उसका डेमोन्स्ट्रेशन मतलब उसको करके दिखा सके, ठीक है, फार्मर्स को उसका बेनिफिट बता सके, है ना। ओके, साथ ही साथ वैसे इंस्टीट्यूशन जो इस टेक्नोलॉजी को खरीदना नहीं चाहते हैं और उसे रेंट पर लेना चाह रहे हैं, उनके लिए एक कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर की व्यवस्था की गई है 6000 पर हेक्टेयर। ये एक्सपेंडिचर उन्हें प्रोवाइड की जाएगी, ये कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर है वो उन्हें दी जाएगी जो इस ड्रोन टेक्नोलॉजी को परचेज नहीं करना चाहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वो इसे हायर करना चाहते हैं, जैसे रेंट पे हायर करना चाहते हैं, तो उन्हें 6000 पर हेक्टेयर के रूप में एक कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ताकि वो इस टेक्नोलॉजी को हायर कर सके और साथ ही साथ इसे डेमोन्स्ट्रेट कर सके, ठीक है। और ये जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा वो होगा किस उसके थ्रू, किस इंस्टीट्यूट के थ्रू, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब्स, ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स एंड स्टार्टअप। ओके, तो ये जो कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर है वो प्रोवाइड किया जाएगा जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को हायर करना चाहते हैं, किससे, कस्टम हायरिंग सेंटर से, हाईटेक हब से, ड्रोन मैन्युफैक्चरर से या स्टार्टअप से इस टेक्नोलॉजी को हायर करना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्हें ये कंटिजेंसी एक्सपेंडिचर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर सर्विसेज थ्रू ड्रोन एप्लीकेशन, 40% of the basic cost of drone, and in order to provide agriculture services through drone application, 40% of the basic cost of drone and its attachment or rupees 4 lakhs, whichever less would be available as financial assistance for drone purchase by existing custom hiring center which are set up by cooperative society of farmers, FPOs and rural entrepreneurs, ठीक है। ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स के कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा बनाया जाएगा,
या फिर फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बना जाएगा या रूरल एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा बनाया जाएगा कस्टम हायरिंग सेंटर। ठीक है, तो ये कस्टम हायरिंग सेंटर्स जब ये टेक्नोलॉजी ड्रोन को खरीदेंगे तो उन्हें 40% ऑफ बेसिक कॉस्ट जो ड्रोन का है, ठीक है, इन्हें 40% के रूप में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा ताकि ये ड्रोन्स को खरीद सके। ठीक है, और ये ड्रोन्स को खरीदेंगे, परचेज करेंगे कस्टम हायरिंग सेंटर, और उसके बाद जो कुछ इंस्टीट्यूशन है जो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं वो इनसे हायर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स होगा वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, और इन्हें 50% ऑफ बेसिक ऑफ ड्रोन एंड असेसमेंट और आफ्टर इन ग्रांट सपोर्ट फॉर ड्रोन परचेज, और इन कस्टम हायरिंग सेंटर्स को 50% का ग्रांट दिया जाएगा। ठीक है, तो इन कस्टम हायरिंग सेंटर जो कस्टम हायरिंग सेंटर का मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी दे रहा है या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक कस्टम हायरिंग सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, कस्टम हायरिंग सेंटर मतलब जो टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्नोलॉजिकल हेल्प मिले फार्मर्स को। तो ये जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फार्मर्स का होगा उनके द्वारा ये कस्टम हायरिंग सेंटर्स या हाईटेक हब्स बनाया जाएगा। ठीक है, एक ही हब होगा। जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बहुत सारे फार्मर्स मिलके एक साथ प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और जो भी बेनिफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कोऑपरेटिव में भी ऐसे ही होता है कि ऑनरशिप उनका, हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि उसमें ऑनरशिप, लैंड का ऑनरशिप सबके पास समान होता है। ठीक है, लेकिन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ में क्या होता है, ठीक है, लैंड अलग अलग सबका है। ठीक है, लेकिन जो परचेज होता है सीड्स का या टेक्नोलॉजी का वो एक साथ होता है। ठीक है, तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में जो परचेज होगा सीड्स का या फिर टेक्नोलॉजी का वो एक साथ होता है। तो टेक्नोलॉजी का परचेज एक साथ होगा, उसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कस्टम हायरिंग सेंटर बनाते हैं। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी वो हायर करेंगे वो सबके लिए, सब फार्मर्स उसे यूज कर सकते हैं, या हाईटेक हब बनाएंगे। तो ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर होगा या हाईटेक हब होगा उन्हें सब्सिडी दिया जाएगा ड्रोन को खरीदने के लिए, और ये जो कोई भी एफपीओ है या ओ है वो उसे हायर कर सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे एफपीओ के द्वारा या कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर बनाया जाएगा, हाईटेक हब बनाया जाएगा, और ये इंस्टीट्यूट वहाँ से उसको हायर कर सकते हैं, और इन कस्टम हायरिंग सेंटर और हाईटेक हब्स को सब्सिडी दी जाएगी ताकि वो ड्रोन्स को परचेज कर सके। ठीक है, और आपको पता है कि जो ड्रोन एप्लीकेशन है उसको परमिट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। ठीक है, ये जो परमिशन दिया गया था वो पब्लिश कब किया गया था, ड्रोन रूल 25 अगस्त 2021 को एक ड्रोन रूल 2021 लाया गया था जिसमें ड्रोन ऑपरेशन को परमिट किया गया था विथ सम कंडीशन। ठीक है, कंडीशनल एग्जेम्पशन। ठीक है, और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज आल्सो ब्राउट आउट अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर यूज ऑफ ड्रोन एप्लीकेशन विथ पेस्टिसाइड। अब देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब कि कैसे ड्रोन को यूज करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया है ताकि ड्रोन को यूज किया जा सके। देखिए, अब ड्रोन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, पेस्टिसाइड फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। ठीक है, इन एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स को छिड़कने के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट्री और नॉन क्रॉप्ड एरियाज में, फॉरेस्ट्री में किया जा सकता है या नॉन क्रॉप्ड एरिया में किया जा सकता है। एंड फॉर ड्रोन एप्लीकेशन स्प्रेइंग फॉर सॉइल एंड क्रॉप न्यूट्रिएंट्स, जैसे फर्टिलाइजर डाल रहे हैं या कोई भी न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह विल वर्चुअली रिलीज इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स इन जम्मू टुडे। आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर है वो एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। आर्टिकल 370 को स्क्रैप्ट कर दिया गया, साथ ही साथ आर्टिकल 35A को, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा देता था, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कर दिया गया, और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके एक लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लद्दाख ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो अभी क्या हुआ है कि आज के दिन अमित शाह क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च करेंगे, और ये इंडिया का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस डे इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया का यह पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए रिलीज होगा आज। आपको पता है कि नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स अभी हाल ही में 25 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था, ठीक है। उसी के लाइन पे डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लाया गया है कंसेप्ट, ठीक है, और इंडिया के लिए पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया है जम्मू के लिए। तो ठीक है, और ये जो प्रिपेयर किया गया है वो प्रिपेयर किया गया है DARPG, ठीक है। DARPG एक संस्था है, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विथ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर DMO, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे। देखिए, आपको जैसा कि पता है कि नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स दिसंबर 25, 2021 को लाया गया था, और गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में ये इंडिकेट किया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो गुड गवर्नेंस इंडिकेटर्स है, ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स पे इंडेक्स निकाला जाता है कि क्या क्या इंडिकेटर्स होगा जिस पे गुड गवर्नेंस बताया जाएगा कि गुड गवर्नेंस में किस स्टेट का क्या रैंक है, ठीक है। जो नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकला था उसमें स्टेट वाइज एक लिस्ट था कि किस स्टेट का क्या परफॉर्मेंस है या किस यूनियन टेरिटरी का किस तरह का परफॉर्मेंस है गुड गवर्नेंस में, तो वो कुछ इंडिकेटर्स पे था। तो जम्मू एंड कश्मीर में देखा गया, जम्मू एंड कश्मीर UT में ये देखा गया कि उनका जो गुड गवर्नेंस इंडिकेटर्स है वो उसमें 3.7% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। गुड गवर्नेंस इंडिकेटर्स में जो उनका परफॉर्मेंस है उसमें 3.7% इंक्रीज हुआ है इन कंपेरिजन टू 2019, यानी 2 साल में 2019 से 2021 पीरियड के बीच में उनके गुड गवर्नेंस इंडिकेटर्स में 3.7% का इंक्रीज हुआ है, जो कि अभी जो नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज हुआ 25 दिसंबर 2021 को उसमें ये पाया गया। और जो परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हुआ है वो किसमें विटनेस किया गया है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़ में, जुडिशियरी एंड पब्लिक सेफ्टी सेक्टर्स में, ठीक है। और ये जो इंक्रीज हुआ है गुड गवर्नेंस परफॉर्मेंस वो क्यों हुआ है, क्योंकि उन्हें UT बनाया गया और स्पेशल स्टेटस का जो 370 के द्वारा था वो हटा लिया गया। तो इसलिए अब मैक्सिमम देखिए, जब स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का 370 के अंदर, तो इंडिया का कोई भी लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। सिर्फ 3 चीज़ों में इंडिया इंटरफेयर कर सकता था, डिफेंस में, ठीक है, फॉरेन अफेयर में, ठीक है, और कम्युनिकेशन में, ठीक है। डिफेंस में, फॉरेन अफेयर में और कम्युनिकेशन में, इन तीनों से रिलेटेड ही लॉ जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल थे। बाकी कोई भी लॉ, इंडियन लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, साथ ही इंक्लूडिंग राइट टू एजुकेशन भी वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था। साथ ही साथ सिर्फ आर्टिकल 370 को छोड़कर जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट एप्लीकेबल नहीं था, उनका अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। तो जब से ये 370 को हटाया गया, स्क्रैप किया गया, तो इंडिया का सारे जो भी लॉज हैं, जो भी स्कीम्स है वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल हो गए, और उसका ये असर दिखा कि उसके गुड गवर्नेंस इंडिकेटर्स में 3.7% का इंक्रीज हुआ है,
2019 से देखें, क्योंकि 2019 में ही 370 को स्क्रैप किया गया था, साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाया गया था, ठीक है। और जो मेन स्पेशल परफॉर्मेंस जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज में, जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी सेक्टर में, ठीक है। तो ये आप आंसर्स में यूज कर सकते हैं इस इंडिकेटर्स को, ठीक है। कि अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि क्या फ़र्क पड़ा है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या असर दिखा है यूटी बनाने का उसके गवर्नमेंट में, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। Ease of doing business, tax collection, skill training, connectivity to rural inhabitants, economic empowerment of women, health insurance coverage, and housing for all. These were improvement in conviction rate. There were improvement in conviction rate में improve हुआ है, disposal of court cases उसमें भी improvement आया है, and protection of women police personnel उसमें भी improvement आया है. Citizen centric governance sector witness a strong performance. Okay. अब देखिए यहाँ पे अब स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो सम ऑफ द की हाइलाइट्स प्रेजेंटेड आर, तो क्या हाइलाइट्स है जो डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नेंस आया है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस गुड गवर्नेंस इंडेक्स, उसमें जम्मू एंड कश्मीर का जो परफॉर्मेंस है उसका क्या हाइलाइट्स है। तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में अगर देखें तो यूनिवर्सल कवरेज हैज़ बीन अचीव्ड इन किसान क्रेडिट कार्ड। ये बहुत अच्छी बात है कि जो स्कीम इंडिया का था वो वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था, तो 2019 के बाद ये सारे एप्लीकेबल होने लगे, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड। और साथ ही साथ सिर्फ एप्लीकेबल नहीं हुए और इसे यूनिवर्सलाइजेशन भी कर दिया गया। मतलब वो जो टारगेट था यूनिवर्सलाइजेशन का, यूनिवर्सलाइजेशन मतलब कोई भी फार्मर्स ना छूटे, हर फार्मर्स को ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम या फिर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम या फिर एनिमल वैक्सीनेशन, ये इसका यूनिवर्सलाइजेशन हो चुका है, यूनिवर्सल कवरेज हो चुका है, अचीव कर लिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विटनेस्ड ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस ये भी बहुत अच्छा है। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था न्यूज़ में कि जो एक वहाँ पे रिवोल्यूशन है, उसे कहा जाता है वह एक रिवोल्यूशन है वहाँ पे, उसके द्वारा कृषि में वहाँ पे वृद्धि की जा रही है, ठीक है। तो कृषि में वहाँ पे वृद्धि की जा रही है। ओके, नेक्स्ट है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्टर में क्या है, इम्प्रूवमेंट इज सीन इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इज सीन इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो इन सारे इंडिकेटर्स को आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्टर में क्या है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट इज सीन इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई यूनिट रजिस्टर्ड ऑनलाइन, क्रेडिट टू हैंडीक्राफ्ट्स एंड क्रेडिट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देयर इज अ 109% इंक्रीज इन क्रेडिट टू हैंडीक्राफ्ट्स इन। अब आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। कश्मीर के कश्मीरी सॉल हो या फिर दूसरे तरह के क्राफ्ट्स हो जो कि कश्मीर के लिए फेमस है, तो वहाँ ये इंक्रीज हुआ है, 109% इंक्रीज हुआ है क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब जो उन्हें लोन के रूप में दिया जाता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वो सेक्टर हैंडीक्राफ्ट का सेक्टर है जम्मू कश्मीर का एक स्पेशलाइजेशन है, वो उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। और क्रेडिट जो दिया गया है वो 109% से इंक्रीज किया गया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेक्टर में क्या हुआ है, the percentage of a school with drinking water, separate toilets and electric facility have shown an increase, as also the percentage of a school with access to computer and number of children serves midday meal. In 10 districts 100% skill training have been imparted to registered students. ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ सेक्टर में देखें अगर तो फुल इम्यूनाइजेशन रिप्रेजेंट आ स्पेसिफिक सक्सेस स्टोरी, फुल इम्यूनाइजेशन हो चुका है। परसेंटेज ऑफ पीएचसी सब सेंटर, पीएचसी क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर्स कन्वर्टेड टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रोपोर्शन ऑफ आंगनवाड़ी विथ ओन बिल्डिंग हैव शोन इम्प्रूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे इंडिकेटर्स हैं। जुडिशियल एंड पब्लिक सेफ्टी सेक्टर में देखें तो डिस्पोजल ऑफ कोर्ट केसेस हैज़ गोन अप सिग्निफिकेंटली। ये भी एक बहुत बड़ा वहाँ पे मुद्दा था कि जो कोर्ट केसेस है उसका डिस्पोजल मतलब टाइम पे नहीं हो पा रहा था, तो ये भी
हुआ है। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में देखें तो ट्रेमेंडस मोमेंटम इन गवर्नमेंट ऑफिसेस कन्वर्टेड टू ई ऑफिस, ये भी बहुत अच्छी बात है कि इंटरनेट के थ्रू जोड़ा गया है, ठीक है, ताकि जम्मू एंड कश्मीर को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके। ऑलमोस्ट 100% प्रोग्रेस इन ग्रीवांस रिड्यूसल एंड सिग्निफिकेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑनलाइन। तो ये काफ़ी अच्छा एक इनकरेजियस जो रिजल्ट है वो हमें जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिला है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है Experts from India and United States discuss challenges and opportunity to combat climate change through technology-led carbon capture and utilization solution। देखिए, इंडिया और यूएसए के जो एक्सपर्ट्स हैं, खासकर क्लाइमेट एक्सपर्ट या इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट, उन्होंने एक मीटिंग अभी ऑर्गेनाइज किया है। उसमें ये लोग जो क्लाइमेट चेंज का जो समस्या है उसको दूर करने के लिए कार्बन को कैप्चर करने और उसे यूटिलाइज करने के सॉल्यूशन पे ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी लेड, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो कार्बन को कैप्चर और उसे यूटिलाइज, सिर्फ कैप्चर ही नहीं करना है, उसे यूटिलाइज भी करना है ताकि एनर्जी भी हम उसे प्रोड्यूस कर सकें। यूटिलाइजेशन सॉल्यूशन पे ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपको पता है कि ग्लासगो में 26 कॉप हुआ था, 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई UNFCCC की, और वहाँ पे इंडिया ने एक कमिटमेंट लिया कि हम नेट जीरो कार्बन को अचीव करेंगे, और बहुत सारे कंट्री ने ये कमिटमेंट किया कि नेट जीरो कार्बन को अचीव करेंगे। नेट जीरो कार्बन का मतलब कि जितना कार्बन हम प्रोड्यूस करेंगे वो सारा का सारा हम या तो कैप्चर कर लेंगे या तो यूटिलाइज कर देंगे, उसे एटमॉस्फेयर में नहीं रिलीज होने देंगे। इसे कहा जाता है नेट जीरो कंसेप्ट, ठीक है, नेट जीरो कार्बन, ठीक है। इसका मतलब जितना कार्बन रिलीज हो रहा है CO2 के फॉर्म में, हम उसे कैप्चर करेंगे और उसे यूटिलाइज करेंगे, उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होने देंगे। तो इसके लिए कमिटमेंट किया है इंडिया और काफ़ी कंट्री ने। तो इसे ज़रूरी है कि हम ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करें जो इस डायरेक्शन में काम करे, ठीक है, यानी कार्बन को कैप्चर करे और उसे यूटिलाइज करे। और इसीलिए 21 जनवरी 2022 को एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें इंडिया और अमेरिका के एक्सपर्ट ने भाग लिया, यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है इंडिया और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ जो एनर्जी है यूएसए, उसने भाग लिया। तो ये इंडिया US रिलेशन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट की दृष्टि से अगर देखें तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्लासगो में इंडिया ने एक कमिटमेंट किया है, एक मैंडेट दिया है कंट्री को, एक लक्ष्य दिया है कि हम नेट जीरो एमिशन नेशन बनेंगे 2070 तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि द PM हैज़ गिवन अ मैंडेट फॉर ऑल ऑफ अस टू बिकम अ नेट जीरो एमिशन नेशन बाय द ईयर 2070। 2070 तक हमें नेट ज़ीरो एमिशन नेशन बनना है। नेट जीरो का मतलब वही हुआ कि जितना कार्बन रिलीज हो, ऐसा नहीं है कि कार्बन ही रिलीज नहीं होगा, CO2 रिलीज नहीं होगा, जितना रिलीज होगा नेट बोला गया है, तो उसका नेट जीरो होना चाहिए। जितना रिलीज हो रहा है उतना कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, या उसे यूटिलाइज कैप्चर करके यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमें 2070 तक ये लक्ष्य प्राप्त करना है, और इसीलिए हम इन सारे टेक्नोलॉजी पे कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये टेक्नोलॉजी हो सकती है जिससे हम इसका यूज करके हम ये नेट जीरो कार्बन मिशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंडर स्ट्रिक्ट क्लाइमेट रिजाइम वी कैन रियलाइज द आइडेंटिफिकेशन एंड एडॉप्शन ऑफ राइट बैलेंस ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ एमिशन कर्टेलमेंट टेक्नोलॉजी। अब ये एमिशन कर्टेलमेंट टेक्नोलॉजी क्या है? तो एक टेक्नोलॉजी है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक मेथड है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। अगर एग्जाम में आता है CCUS तो आप समझेंगे इसको, कार्बन को कैप्चर करना, यूटिलाइज करना और स्टोर करना, ठीक है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, is among one such key pathway to reduce emission while continuing to develop sustainably at an unprecedented pace, ठीक है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एमिशन को भी रिड्यूस करते हैं, साथ ही साथ हम सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो CO2 रिलीज होगा ही होगा, और होगा तो उसे हम क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे, उसे स्टोर करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो इस तरह से हम एमिशन को भी रिड्यूस करेंगे, साथ ही साथ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हमारा होता रहेगा।
अब ये CCCU क्या है? CCCU एक टेक्नोलॉजी है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जो कि जो हमारा SDG गोल है 2017 का, जो SDG गोल है 17 गोल था SDG में, उसमें से 5 गोल के साथ ये अलाइन करता है, मतलब 5 गोल्स को ये टारगेट करता है, 5 गोल के साथ इसका गोल मिलता है। ठीक है, कौन कौन से गोल हैं? क्लाइमेट एक्शन, क्लीन एनर्जी, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन एंड पार्टनरशिप टू अचीव द गोल्स। तो ये 5 गोल्स हैं जिसके साथ CCUS यानी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज का जो गोल है वो अलाइन होता है। यानी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हम SDG के जो 5 गोल हैं, क्लाइमेट एक्शन, क्लीन एनर्जी, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन एंड पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, इस गोल को हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पार्ट है। ओके, तो ये क्या, ये जो मीटिंग हुआ है, अभी सबमिट हुआ है या वर्कशॉप हुआ है, उसमें इस CCUS कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के क्षेत्र में जो R&D होना चाहिए उस पर चर्चा की गई है। ठीक है, या फिर उस पर क्या इनिशिएटिव लिया गया है उस पर चर्चा की गई है कि क्या इनिशिएटिव लिया गया है। और इस मीटिंग में ये भी बताया गया कि जो इंडिया है वो कई सारे ट्रांसनेशनल मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म का हिस्सा बना है ताकि वो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके। ठीक है, कई सारे ट्रांसनेशनल मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है इंडिया ताकि इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर सके। ठीक है, ओके, कई सारे ट्रांसलेशन जैसे कि मिशन इनोवेशन। ठीक है, ट्रांसलेशनल मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है इंडिया। वो ट्रांसलेशनल मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? तो एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी। मिशन इनोवेशन एक ट्रांसलेशनल मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है, इसको इंडिया ने ज्वाइन किया है। साथ ही साथ एक्सेलरेटिंग CCUS टेक्नोलॉजी, CCUS में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, एक्सेलरेटिंग CCUS टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म है, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म जिसे इंडिया ने ज्वाइन किया है अलॉन्ग विथ अदर मेंबर, जैसे कि USA ने भी इसे ज्वाइन किया है। ठीक है, ही फर्दर एडेड दैट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ ज्वाइंटली ऑर्गेनाइजिंग दिस सीरीज ऑफ इंडो-US स्कोपिंग वर्कशॉप ऑन कार्बन कैप्चर। ठीक है, तो इसके लिए वर्कशॉप ज्वाइन किया जा रहा है फरवरी 2022 फॉर एक्सप्लोरिंग द कंप्लेंटेड स्ट्रेंथ एंड गैप्स। ठीक है, तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव हैं जिसे हमें करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्कशॉप चल रहा था, वर्कशॉप इसमें इंडियन डेलीगेट्स हैं, साथ ही साथ US डिपार्टमेंट ऑफ जो एनर्जी है US का, उसके जो हेड थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज PIB रिलीज। होप यू अंडरस्टैंड ऑल these facts and concept. ठीक है, if you like our lecture, then you can subscribe and share this video. Okay, thank you.